हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं ब्रांच अकाउंट्स का थर्ड लेक्चर। कल हमने देखा था कि अगर हमें ब्रांच अकाउंट के बारे में ऐसा दे रखा है कि हेड ऑफिस गुड्स भेज रहा है ब्रांच को कॉस्ट प्लस वैल्यू पे, कि कॉस्ट के अंदर कुछ लोडिंग डालकर गुड्स भेज रहे हैं, तो कैसे हमने उस लोडिंग की एडजस्टमेंट करनी है। और इससे पहले हमने जितने क्वेश्चंस देखे हैं, इलस्ट्रेशंस देखे हैं, उसके अंदर कंसेप्ट था कि हेड ऑफिस सारी गुड्स भेज रहा है। यहाँ से एक कंसेप्ट आ रहा है कि ब्रांच इज़ मेकिंग लोकल परचेजेस, कि ब्रांच अपने लेवल पे भी कुछ परचेजेस कर रही है, तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे ये देखेंगे। हम देखते हैं, इलस्ट्रेशन देखिए। ब्रांच अकाउंट बनाना है, हमने कुछ एक वैल्यूज़ दे रखी हैं 31 मार्च 1996 को। पैटी कैश है, ओपनिंग पैटी कैश है, क्लोजिंग पैटी कैश है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग टू बैलेंस बीडी लिखेंगे और बाय बैलेंस सीडी में लिखेंगे, अलग से कुछ डेबिट में नहीं लिखेंगे। डेटर्स हैं, ओपनिंग डेटर्स का बैलेंस तो टू बैलेंस बीडी में आ जाएगा। इसी तरह से ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास में 24,000 कौन सी वैल्यू पे है, ये इनवॉइस प्राइस पे है। और डायरेक्ट परचेजेस मेड बाय बैंक, ये दोनों ही बैलेंस बीडी का हिस्सा हैं। टू बैलेंस बीडी स्टॉक फ्रॉम हेड ऑफिस और टू बैलेंस बीडी स्टॉक फ्रॉम डायरेक्ट परचेजेस। तो अब हम लोडिंग किस पे निकालेंगे, जो हेड ऑफिस ने गुड्स भेजी हैं उसके ऊपर। ये शायद थोड़ा सा ऊपर से स्कैन नहीं हुआ होगा, लेकिन क्या करेंगे हम इसमें 20% ऑन कॉस्ट है लोडिंग, 24,000 का 20/120 कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कैश सेल और क्रेडिट सेल। कैश सेल लिखेंगे हम यहाँ पर बाय बैंक कैश रेमिटेंसेस। और डेटर्स से कितना मिला है, अभी हमें क्रेडिट सेल्स दे रखी है, हमें एक मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बना के देखना पड़ेगा कि कितनी अमाउंट डेटर्स से रिसीव हुई है। डायरेक्ट परचेजेस मेड बाय ब्रांच, तो ब्रांच ने ख़रीदा है, पेमेंट हेड ऑफिस ही करेगा इसके लिए भी, तो टू बैंक डायरेक्ट परचेजेस मेड बाय ब्रांच। गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर, ये भी हम डेटर्स अकाउंट के अंदर लिखते हैं। गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 60,000। इस पे लॉडिंग हम अभी नहीं निकालेंगे, देखेंगे कि कुछ रिटर्न तो नहीं आया। गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच फॉर कैश ट्रांसफर टू हेड ऑफिस टू ब्रांच फॉर पैटी कैश एक्सपेंसेस 2500। ओपनिंग बैलेंस था 2000, लेकिन 2500 और दे रहे हैं, क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट लिखेंगे 2500। बेड डेट्स डेटर्स अकाउंट में जाएंगे। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स डेटर्स अकाउंट में जाएगा। और कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, ये भी डेटर्स अकाउंट में जाएगा, ताकि हमें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स पता चल जाए। और कैश रिसीव्ड को हम यहाँ भी लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ब्रांच एक्सपेंसेस 30,000, ये भी हेड ऑफिस ने पे करने हैं, ब्रांच अकाउंट में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक देखिए, जो हेड ऑफिस ने माल भेजा था उसमें से बचा है 18,000, और जो डायरेक्ट परचेजेस की थी उसमें से बचा है 12,000, तो हम बाय बैलेंस सीडी में लिखेंगे पैटी कैश। क्लोजिंग डेटर्स जो डेटर्स अकाउंट से आया होगा, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस एंड डायरेक्ट परचेज्ड गुड्स, ये सब लिखेंगे। और लॉडिंग किस पे निकालेंगे, सिर्फ 18,000 पे। एक और चीज़ देखो, ब्रांच ने हेड ऑफिस ने 60,000 की गुड्स भेजी थी, इसमें से कुछ रिटर्न नहीं हुआ है, तो इस 60,000 की लोडिंग को भी हम लिखेंगे क्रेडिट साइड के अंदर। ये देखिए, ये क्लोजिंग स्टॉक्स हमें दिखा दिए हैं। सिंपली जो ब्रांच ने परचेजेस की हैं उसकी पेमेंट भी हेड ऑफिस ने करनी है, तो हमने उसके लिखना है टू बैंक अकाउंट डायरेक्ट परचेजेस बाय ब्रांच। उसके ओपनिंग स्टॉक के लिए टू बैलेंस बीडी स्टॉक फ्रॉम डायरेक्ट परचेजेस और बाय बैलेंस सीडी स्टॉक फ्रॉम डायरेक्ट परचेजेस। और कुछ इफ़ेक्ट नहीं आएगा इस चेंज के साथ में। मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाया है हमने क्लोजिंग डेटर्स निकालने के लिए। दैट्स इट। इलस्ट्रेशन 7 देखिए। सिंसियर ब्रदर्स ऑफ दिल्ली की एक ब्रांच है कानपुर में, 1 अप्रैल 2011 को शुरू हुई है। 31 मार्च 2012 को और 31 मार्च 2013 को कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, जिसके बेसिस पे हमने ब्रांच अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012 एंड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। अब हमें जब 2 सालों का दिया हुआ था ना, हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जो 31 मार्च 2012 को क्लोजिंग वैल्यूज़ होंगी वो इस ईयर के लिए ओपनिंग वैल्यूज़ बन जाएंगी बिना कुछ किए, ये हमें खुद समझना होगा।
शुरुआत हुई टू गुड्स एंड टू ब्रांच, 2012 का बनाएंगे पहले, तो टू गुड्स एंड टू ब्रांच, कुछ नहीं कहा कि इनवॉइस प्राइस पे हैं, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस पे ही है। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस टू बैंक, जो भी एक्सपेंसेस पे किए हैं। कैश सेल एट ब्रांच, सारा अमाउंट हेड ऑफिस को देंगे, तो बाय बैंक अकाउंट। अब देखो बाय बैंक अकाउंट के अंदर वैल्यू 1,20,000 नहीं है, कुछ और है, उसकी वजह है। आगे देखो एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच 200 और 300। क्या ब्रांच के पास कोई ओपनिंग कैश का बैलेंस था? नहीं था। क्या ब्रांच का कोई पेटी कैश दिया हेड ऑफिस ने? नहीं दिया। तो ब्रांच ने वो एक्सपेंसेस कहाँ से किए? वो जो कैश सेल से पैसा मिला उससे किए। ये 200 रुपये खर्च किए और ये 300 रुपये खर्च किए। क्लोजिंग स्टॉक बचा है 20,000, तो बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग स्टॉक और पेटी कैश इन हैंड 200 बच गया है। कोई ओपनिंग पेटी कैश इन हैंड नहीं था, कोई बीच में नहीं मिला, तो वो कहाँ से बचा? इस 1,20,000 में से रखा है। तो इस 1,20,000 में से क्या क्या एक्सपेंसेस किए? ये 200, ये 300 और ये 200 रख लिए। ये 700 रुपये ब्रांच ने रखे, तो बैलेंस कितना पे किया होगा? 1,19,300। इन सब वैल्यूज़ को बैलेंस करेंगे, प्रॉफिट आया टू जनरल P&L अकाउंट। 31 मार्च 2013 को देखिए। अब यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक थे 31 मार्च 2012 को 20,200, ये ओपनिंग बन जाएंगे इस साल के लिए। टू बैलेंस BD स्टॉक और पेटी कैश। टू गुड्स एंड टू ब्रांच 1,20,000। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस के लिए लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अब देखो कैश सेल कितनी हुई ब्रांच में? 1,65,000। रेमिटेंसेस रिसीव फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच से कितना पैसा मिला है इन्हें? 1,60,500। रेमिटेंसेस मेड स्टिल इन ट्रांजिट, 4,000 और भेज रखे हैं। 1,65,000 की सेल थी, 1,60,500 तो पहुंच गए हैं, 4,000 रास्ते में है, यानी कि 1,64,500 भेज चुके हैं, 500 नहीं भेजे हैं। ठीक है, अपने पास में कितने रखे हैं इन्होंने? 500। ब्रांच ने एक्सपेंसेस किए हैं 250 और 400, तो ब्रांच अकाउंट में ये देखो इन एक्सपेंसेस को हमने ब्रांच अकाउंट के अंदर नहीं लिखना है, क्योंकि इसका बैलेंस कैश अकाउंट के अंदर आ जाएगा। ये हम ब्रांच अकाउंट कहाँ बना रहे हैं? हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ उन्हीं एक्सपेंसेस की एंट्री होगी जो हेड ऑफिस ने पे किए हैं। हम इस 250 और 400 की अमाउंट का कहाँ से यूज़ करेंगे? क्लोजिंग कैश बैलेंस निकालने के लिए। अब देखो इस 31 मार्च 2013 के लिए ब्रांच के पास में ओपनिंग पेटी कैश कितना था? 200। और अभी हमने देखा कि कैश सेल हुई थी 1,65 की, किसी तरह से भेजे हैं 1,64,500, बाकी 500 रख लिए हैं, तो टोटल कितना कैश हो गया इनके पास में? 700। पेमेंट्स कितने की हैं? 250 और 400 की। इसका मतलब इनके पास कैश कितना बच गया है? -650, 50 रुपीज़ का कैश इनके पास में बचा है। तो क्लोजिंग स्टॉक में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी और बाय बैलेंस सीडी पेटी कैश, और हम जब बैलेंस करेंगे तो प्रॉफिट आया, सॉरी ये नेक्स्ट में, ये क्लोजिंग कैश, ये क्लोजिंग पेटी कैश इन हैंड, बैलेंस किया तो प्रॉफिट टू जनरल P&L अकाउंट। अभी हमने आपको कैश की कैलकुलेशन मैनुअली बताई है, आप अकाउंट बना के भी कर सकते हो। इन्होंने अकाउंट बना के की है मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट फॉर ईयर 2011-12। क्या किया इन्होंने? कैश सेल हुआ 120, पेमेंट्स की ब्रांच एक्सपेंसेस की, और बाय बैलेंस सीडी रख लिया कैश इन हैंड। बैलेंसिंग फिगर आ गया जितना वैल्यू रेमिट किया है। रेमिट किया है मतलब वापस भेजा है। 2012-13 के लिए क्या किया? ओपनिंग कैश था, ये कैश सेल हुई इतनी, ब्रांच एक्सपेंसेस हो गए 650, भेज दिए हैं 1,60,500, 400 अभी तक ट्रांजिट में है। इतने थे, इतने भेज दिए हैं या खर्च कर दिए हैं, बैलेंस कितना बच गया? 50। इस तरह से आप क्लोजिंग बैलेंस भी निकाल सकते हो। मतलब जो भी वैल्यू नहीं है, बैलेंसिंग फिगर चाहिए, तो एक मेमोरेंडम अकाउंट बना लो। जैसे मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाते हो, ऐसे ही मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट बना लिया है। पेटी एक्सपेंसेस जो हैं वो डेबिट, जैसे मैंने अभी बताया, ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में आप वो एक्सपेंसेस नहीं लिखोगे जो ब्रांच ने पे किए हैं। लॉजिक क्या है? क्योंकि ये अकाउंट्स कौन बना रहा है? हेड ऑफिस बना रहा है, तो हेड ऑफिस सिर्फ उन्हीं एक्सपेंसेस को लिखेगा जो हेड ऑफिस ने खुद पे किए हैं,
और जो ब्रांच ने पे किए हैं उसकी एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो गई है, क्योंकि हमने फिर कैश रिसीव्ड कम दिखा दिया है। नेक्स्ट है व्हेन पेटी कैश इज़ मेंटेन्ड ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम। आपने इम्प्रेस्ड सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, हिंदी में इसको अग्रदाय प्रणाली कहते हैं। इसका मतलब क्या है, एडवांस में कुछ एक रुपये देते हैं पेटी एक्सपेंसेस करने के लिए, मान लो 1000 रुपये। साल भर में जितने एक्सपेंसेस होते हैं उतनी पेमेंट और कर देते हैं और लास्ट में बैलेंस बच जाता है 1000। मान लो 1000 रुपये मैंने दिए किसी को कि ये छोटे मोटे खर्चे इसमें से करते रहना, और बाद में फिर मैंने उतने ही करने हैं। मान लो उसके 800 रुपये खर्च हुए, तो मैं अगर उसको 800 दे दूं तो क्लोजिंग बैलेंस फिर से 1000 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पेटी कैश का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो लिखेंगे टू बैलेंस BD, मान लो 1000 है। फिर कहते हैं कि 800 खर्च हो गए और इम्प्रेस्ड सिस्टम पे है, इसका मतलब हेड ऑफिस कितने रुपए देगा, 800। टू बैंक लिखेंगे 800 और क्लोजिंग बैलेंस में फिर से आ जाएगा 1000, बाय बैलेंस CD पेटी कैश 1000 करके। यही करेंगे हम अगले क्वेश्चन के अंदर। इलस्ट्रेशन 8 देखिए, मैसर्स जनता प्रकाशन ने गुड्स दी हैं वेरियस ब्रांचेस को कॉस्ट पे, ठीक है, तो यहाँ पर लॉडिंग का इश्यू नहीं है। ऑल द एक्सपेंसेस एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंसेस आर पेड बाय हेड ऑफिस। पेटी एक्सपेंसेस की पेमेंट ब्रांच खुद करता है, और ब्रांच जो है पेटी कैश बैलेंस मेंटेन करता है ₹500 पे। मतलब जो शुरू में 500 लेगा वो लास्ट में उसको हमने 500 ही करके देना है। फ्रॉम द डिटेल्स प्रिपेयर ए ब्रांच अकाउंट। ओपनिंग पेटी कैश टू बैलेंस BD। क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स के लिए ब्रांच अकाउंट के अंदर लिखा होगा बाय बैलेंस CD डेटर्स। गुड्स सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर हो जाएगा गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच, ये भी हो जाएगा। गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स, ये जाएगा आपका डेटर्स अकाउंट के अंदर। कैश सेल ब्रांच अकाउंट के अंदर, क्रेडिट सेल डेटर्स अकाउंट के अंदर। कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट के अंदर बाय बैंक अकाउंट। अलाउंस टू कस्टमर्स, ये भी जाएगा डेटर्स अकाउंट के अंदर। ओपनिंग स्टॉक ब्रांच अकाउंट के अंदर टू बैलेंस BD। क्लोजिंग स्टॉक बाय बैलेंस CD। बेड डेट्स डेटर्स अकाउंट में। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, कौन से एक्सपेंसेस, रेंट 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2600 रुपये, कितने महीने का हो गया, 13 महीने का। हमने कब तक का दिखाना है, 31 मार्च तक का अकाउंटिंग पीरियड के लिए। 13 महीने का रेंट है 2600, तो पर मंथ कितना हो गया, 200। एक महीने का ये एडवांस दे रखा है, तो वो एडवांस के लिए हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस CD प्रीपेड रेंट 200। इंश्योरेंस टू 30 जून 3600 रुपये इंश्योरेंस के दे रखे हैं। 30 जून को वो इंश्योरेंस ख़त्म होगा। जनरली इंश्योरेंस का पीरियड जो है वो 1 साल का होता है, तो ये हम एज्यूम कर लेंगे कि ये 1 जुलाई 2012 से लेके 30 जून 2013 तक का है। अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है, तो 3 महीने का एडवांस है, अप्रैल मई और जून का। पर मंथ कितना हो गया, 3600 को 12 से डिवाइड करेंगे, पर मंथ हो गया 300। 3 महीने का एडवांस है, मतलब 900 रुपये एडवांस है। तो क्लोजिंग में बाय बैलेंस CD में इंश्योरेंस 900, रेंट 200। सैलरीज एंड वेजेस पेड टू बैंक, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच 400। अब यहाँ देखो 500 का इम्प्रेस्ड सिस्टम था, ओपनिंग वैल्यू थी टू बैलेंस BD ऑफ पेटी कैश 500, पे कर दिए 400। इसका मतलब हेड ऑफिस ब्रांच को कितने और दे देगा, 400। टू बैंक 400, ताकि क्लोजिंग वैल्यू ऑफ पेटी कैश फिर से हो जाए 500, बाय बैलेंस CD पेटी कैश में आ जाएगा 500। यहाँ देखो डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास, क्रेडिट सेल भी दे रखी थी, और हमें क्या दे रखा था, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था। ओपनिंग डेटर्स हमें नहीं दे रखा था, यही चाहिए था हमें। हमारे पास क्रेडिट सेल थी, हमारे पास में क्लोजिंग वैल्यू थी, और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स था, ठीक है। क्रेडिट सेल वैल्यू भी थी हमारे पास में। तो इन सब इंफॉर्मेशंस के बेसिस पे हमने क्या किया है, हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। सॉरी, हमारे पास कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स नहीं था, वो हमने कैसे निकाला है, हेड ऑफिस को कैश कितना दिया है, 22,600। कैश सेल कितनी थी, 8,600। इसका मतलब बाकी 14,000 कहाँ से आए हैं, डेटर्स से आए हैं। और हमने ये अकाउंट बनाया ताकि हमें ओपनिंग डेटर्स का मिसिंग फिगर मिल जाए और हम उसको ब्रांच अकाउंट के टू बैलेंस BD में लिख सकें। इस तरह से हमने किया, ये हमने लिख दिए क्लोजिंग वैल्यूज़। पेटी कैश की वैल्यू भी 500 लिख दी है, ठीक है। और
क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 3200 हमारे पास में आई थिंक क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तो दे रखी थी। लेट मी चेक वंस। ये रहा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक भी था और क्लोजिंग स्टॉक भी था। ये यहाँ पर गलती से इन्होंने उसके ऊपर 4 लगा दिया है, कोई एडजस्टमेंट यहाँ पर, ये दोनों जगह 4 लगा रखा है, ये सिर्फ यहाँ लगाना था। 4th एडजस्टमेंट जो है वो इंश्योरेंस से रिलेटेड है, स्टॉक से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। दैट इज़ वाई आई गॉट कन्फ्यूज्ड। नेक्स्ट इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ लाइबिलिटीज़। अभी तक हमारे पास सिर्फ असेट्स का ओपनिंग बैलेंस था, कोई लाइबिलिटीज़ नहीं थी। लेकिन अगर लाइबिलिटीज़ हैं तो क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस होगा तो वो लिखेंगे हम ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड के अंदर, क्लोजिंग बैलेंस होगा तो ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर, मतलब रिवर्स ऑफ असेट्स। ओपनिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच लाइबिलिटीज़ ऑन क्रेडिट साइड एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच लाइबिलिटीज़ ऑन डेबिट साइड। बाय बैलेंस BD फॉर ओपनिंग और टू बैलेंस CD फॉर क्लोजिंग। इलस्ट्रेशन 9 देखिए। आर लिमिटेड का एक हेड ऑफिस है और काफ़ी सारी रिटेल ब्रांचेज़ हैं। गुड्स हेड ऑफिस ब्रांच को भेजता है 20% प्रॉफिट ऑन सेल पर, ठीक है, मतलब इनवॉइस प्राइस का 20/100 करना पड़ेगा हमें लोडिंग निकालने के लिए। और ब्रांचेस को कैश देते हैं तो 1500 रुपीज़ पैटी कैश ऑन इम्प्रेस सिस्टम चलता है। हमें कुछ एक बैलेंसेस दे रखे हैं जिससे हमें ब्रांच अकाउंट बनाना है। ओपनिंग पैटी कैश, टू बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंसेस की ही बात करें पहले, तो टू बैलेंस BD में पैटी कैश, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर और प्रीपेड रेंट, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स के लिए लिख दिया बाय बैलेंस BD, और जो ओपनिंग स्टॉक के अंदर रिज़र्व था वो भी बैलेंस BD में लिखते हैं, तो बाय बैलेंस BD स्टॉक रिज़र्व 30,000 का 20/100। ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर, गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच 1,24,000, लॉस इन ट्रांजिट 1,000। अब देखो भेजी कितने की होंगी, 1,25,000 की, 1,24,000 की पहुंच गई, 1,000 की नुकसान हो गई। भेजी तो 1,25,000 की थी, तो गुड सेंड टू ब्रांच 1,25,000। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ये जाता है आपका डेटर्स अकाउंट के अंदर। परचेज मेड बाय ब्रांच ऑन परमिशन ऑफ हेड ऑफिस, कैश परचेजेस, पेमेंट कौन करेगा, ब्रांच करेगा। तो एक ना हम मेमोरेंडम बैंक अकाउंट बनाएंगे, उसके बेसिस पे हम ये कैलकुलेशंस देखेंगे। कैश परचेजेस कहा जाएगा, बैंक अकाउंट में लिखेंगे। क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिटर्स अकाउंट बनेगा एक। अब हमारे क्रेडिटर्स भी है ना, एक ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं, तो अगर हमने क्रेडिट परचेज़ की हैं तो क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे हम एक। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ये भी क्रेडिटर्स अकाउंट में लिखेंगे हम। और फाइनल कैश की कैलकुलेशन भी देखेंगे इससे हम कि फ़ाइनल कैश कितना बचेगा। पेमेंट मेड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने क्या पेमेंट की है, रेंट फॉर द ईयर पेड ऑन 1 जुलाई 1998, 1800 की पेमेंट की है रेंट की, तो टू बैंक अकाउंट रेंट, ठीक है। सैलरीज़ हैं 2400 पे की हैं जो। इंश्योरेंस पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 1999, 440 की पेमेंट के लिए तो लिख दिया होगा टू बैंक 440, लेकिन यहाँ पर होगा कुछ ना कुछ बैलेंस ऐसा होगा जो प्रीपेड होगा, क्योंकि अकाउंट्स क्लोज़ हो रहे हैं 31 मार्च को। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया उसी तरह से यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस निकाला है। ये देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस 440 × 3/12। अब यहाँ पर रेंट भी प्रीपेड है, रेंट फॉर द ईयर पे किया है 1 जुलाई को, 1 जुलाई को 1 साल के लिए, मतलब 1 जुलाई से 30 जून के लिए। तो यहाँ 3 महीने का रेंट भी प्रीपेड है, तो बाय बैलेंस CD में प्रीपेड रेंट भी आ जाएगा। कैश सेल एट ब्रांच, ठीक है, इसको हम एक कैश अकाउंट बना के फिर देखेंगे। देखो बाय बैंक अकाउंट, इस बार हम रेमिटेंस ऐसे नहीं निकाल देंगे क्योंकि हमारे पास कहीं डेटर्स से रिसीव हुआ होगा, कहीं हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट की होगी, तो उन सब का बैलेंस करके इस बार हम निकालेंगे कि कितना कैश ब्रांच हेड ऑफिस को देगा।
क्रेडिट सेल एट ब्रांच, ये डेटर्स अकाउंट में चला जाएगा। अलाउंस टू डेटर्स, डेटर्स अकाउंट में। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स अकाउंट में भी जाएगा और कैश अकाउंट में भी जाएगा। पेमेंट ऑफ पेटी एक्सपेंसेस मेड बाय ब्रांच, देखो पेटी कैश का बैलेंस कितना था 1500, क्लोजिंग भी रखना है 1500, ठीक है। तो 200 कहाँ से आएंगे, हेड ऑफिस देगा टू बैंक अकाउंट पेटी एक्सपेंसेस। बैलेंस ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट, क्लोजिंग बैलेंस आ गया, लेकिन ये कॉस्ट पे ही दे रखा है। अगर इनवॉइस पे होता तो हम उसमें लोडिंग निकालते, लेकिन यहाँ क्या किया इन्होंने, उल्टे पहले लोडिंग जोड़ी है। क्लोजिंग स्टॉक कितना था 35,000 का। लोडिंग की वैल्यू ये कैसे निकालते हैं, 20% ऑन इनवॉइस प्राइस है ये लोडिंग, ठीक है। उसको निकालेंगे कैसे, इंटू 20/120 करके ये लोडिंग निकालेंगे। दिखाऊंगी अभी, आगे देखेंगे कि कैसे निकाली है ये 8750 की वैल्यू। लेकिन ये है कि 35,000 कॉस्ट वैल्यू है। जो भी लोडिंग निकालेंगे पहले यहाँ जोड़ेंगे और फिर यहाँ दिखाएंगे टू बैलेंस CD, ठीक है। और क्या है हमारे पास में, क्रेडिटर्स का बैलेंस है या डेटर्स का बैलेंस है, वो एक बार हम डेटर्स अकाउंट या क्रेडिटर्स अकाउंट जो बना रहे हैं वहाँ से देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पर 10%, 9,000 का था ओपनिंग फर्नीचर, 900 का डेप्रिसिएशन लगा करके क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा 8100 रुपये, ठीक है। आ जाइए अब 3 ज़रूरी अकाउंट्स देखते हैं, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट और कैश अकाउंट, जिससे हमारी बैलेंस वैल्यूज़ आएंगी ब्रांच अकाउंट में लिखने के लिए। देखिए डेटर्स अकाउंट, बैलेंस PD दे रखा था, क्रेडिट सेल दे रखी थी और ये वैल्यूज़ भी दे रखी थी। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स यहाँ से निकला। इसी तरह से क्रेडिटर्स का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस होगा क्रेडिट परचेज दे रखी थी और पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स दे रखा था। बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स आ जाएगा। मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट बनाएंगे। यहाँ लिखा कैश सेल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 38,000 था, यहाँ भी लिखेंगे। कैश परचेज की है वो यहाँ से ही जाएगा। क्रेडिटर्स की पेमेंट भी इसी कैश में से जाएगी। तो जो बैलेंस बचेगा इसका मतलब ये बैलेंस पे किया है ब्रांच ने हेड ऑफिस को, ये वैल्यू लिखेंगे ब्रांच अकाउंट के अंदर बाय बैंक अकाउंट रेमिटेंसेस। और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ये हमारे पास में आ गया है। इस तरह से हमने क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स लिख दिया है। बस आपको करना क्या है, बड़े ही ध्यान से स्टेटमेंट बनानी है, अकाउंट्स देखते जाना है कि क्या चीज़ कहाँ लिखनी है, ठीक है। साथ ही साथ आप अकाउंट्स भी बना सकते हो। ब्रांच अकाउंट शुरू किया, आपने एस्टीमेट लगा लिया कि इतने एरिया में आ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ नीचे डेटर्स अकाउंट शुरू कर लिया। आपको पता है डेटर्स अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 5-6 एंट्रीज़ होंगी। साथ के साथ आपने क्रेडिटर्स अकाउंट शुरू कर लिया। ऑन द अदर हैंड आप क्या कर सकते हो, आपकी नोटबुक की 2 साइड्स हैं, इधर आप ब्रांच अकाउंट बनाना शुरू कर सकते हो, इधर आप डेटर्स अकाउंट बनाना शुरू कर सकते हो और इधर आप क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना शुरू कर सकते हो। या फिर आप ये क्रेडिटर्स और डेटर्स अकाउंट पहले आप रफ़ में बना सकते हो, साइड में ही थोड़ा सा रफ़ वर्क कर सकते हो, ब्रांच अकाउंट बना सकते हो पूरा और फिर इस रफ़ को फेयर कर सकते हो। जहाँ भी ब्रांच अकाउंट ख़त्म हो जाएगा फिर डेटर्स अकाउंट बना सकते हो, रफ़ को फेयर कर लोगे, फिर क्रेडिटर्स अकाउंट और कैश अकाउंट बना लोगे। तो जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगे आप उस हिसाब से काम कर सकते हो। बस एक बार आपका कंसेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए। कहीं भी आपको लगता है कि ये समझ नहीं आ रहा, अब ये चीज़ें ना बड़ी बेसिक हैं। ब्रांच डेटर्स आपने शुरू करना है टू बैलेंस BD से, क्रेडिटर्स अकाउंट आपने शुरू करना है बाय बैलेंस CD से। आपको सीधा ही दे रखा है इसका क्लोजिंग बैलेंस, तो आपने टू बैलेंस CD लिखना है। सो दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो तो इसका मतलब आपको अकाउंट बनाने में, बैलेंसिंग फिगर निकालने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बिना ये अकाउंट्स बनाए आपका ब्रांच अकाउंट नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ से वैल्यूज़ आपने लेकर जानी है इस अकाउंट के अंदर। सो बी वेरी क्लियर, वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी क्लियर अबाउट योर कंसेप्ट। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए प्लीज़ शेयर विद मी, किसी चीज़ का रट्टा मत मारो। अकाउंट्स में एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन रूल्स, ठीक है। लायबिलिटीज़ आर क्रेडिटेड तो उनका बैलेंस होता है बाय बैलेंस BD, क्योंकि हमें पता है कि उनका बैलेंस क्रेडिट होता है, ठीक है। तो जहाँ भी प्रॉब्लम आए
प्लीज़ अपने कंसेप्ट्स क्लियर करो। आप अभी बड़े ही बेसिक स्टेप पे हो अकाउंटिंग के, अभी आप फर्स्ट ईयर में ही हो, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन। आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू एंड फोकसिंग ऑन कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन, ताकि किसी भी स्टेज पे आप रट्टे मत मारो, क्योंकि रट्टे मारोगे तो वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। कंसेप्ट होगा तो फिर चाहे कोई भी स्टेटमेंट हो आप उसको ईज़िली कर सकते हो। सो इन केस एनी इशू कम्स, आप मेरे से किसी भी टाइम पे डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।